Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I'm in ACCA. So today we will be continuing with chapter number 2 of Kaplan, which is tangible non-current assets. Tangible non-current assets. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और आज के लेक्चर में हम करेंगे IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स. बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स हम एक छोटा सा टॉपिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रह गया था विच वाज डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स. डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स. सो हम पहले इसको खत्म करेंगे. राइट तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं. आइदर वी कैन गो फॉर कॉस्ट मॉडल, an entity can go for cost model, or an entity can go for fair value model, whichever it wants. Fair value model. Okay. अब fair value model करती है एक entity, तो उसको क्या करना है, हर रिपोर्टिंग डेट के एंड में जो भी उसका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी फेयर वैल्यू को क्या करना है, उसकी फेयर वैल्यू पे चेक रखना है कि इफ देयर इज एन इंक्रीज और एन डिक्रीज. ओके, सफिशिएंटली मेजर करना है फेयर वैल्यू को. ओके, सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग. और जो डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर जो नया डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, वो रिवैल्यूड एसेट पे लगेगा. रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ द एसेट पे बेस्ड होगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे बेस्ड होगा. किसे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पे बेस्ड होगा. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कवर किया था. बट अब आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट. ओके, सो व्हाट इज डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट. अब मान लो कि आपने एक एसेट को खरीदा 10 मिलियन में, ठीक है, 5 साल पहले, 5 years बैक. ओके, एंड आपने इसको रिवैल्यू किया था. आज की डेट में आपने रिवैल्यू किया तो आपको पता चला जो इसकी वैल्यू है वो है $13 मिलियन. राइट, अब आप इसको क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं 14 मिलियन में. ओके, इस पे जो आपको सेल प्रोसीड्स आते हैं वो आते हैं आपको 14 मिलियन. ओके, तो अब आपको क्या करना है, तो अब देखो इसमें दो चीजें समझने वाली है. जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन द सेल ऑफ द एसेट, वो कहां जाएगा, वो तो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में. प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट, ये कहां जाएगा, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L. और ये कैसे निकलेगा, सेल प्रोसीड्स में से आप माइनस कर लोगे कैरिंग वैल्यू. ठीक है, कैरिंग वैल्यू, ये जो कैरिंग वैल्यू होगी वो कैसे निकली होगी, रिवैल्यूड वैल्यू, जो भी आपकी रिवैल्यूड वैल्यू जो भी आपकी होगी उसमें से आपने माइनस किया होगा अक्यूमुलेटेड न्यू डेप्रिसिएशन. राइट, नया वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपकी क्या जाएगी, नई कैरिंग वैल्यू आएगी. सो जब आप सेल्स प्रोसीड्स में से न्यू कैरिंग वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा. और जो भी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्योंकि आपने उसको रिवैल्यू किया था, राइट, तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो कहां पड़ा है, जो भी आपका रिवैल्यूएशन गेन है वो कहां पड़ा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा है. इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस पे पड़ा हुआ है. सो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल के अब कहां जाएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा. और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब ये रियलाइज हो गया है. ठीक है, क्या हो गया है, ये जो रिवैल्यूएशन गेन है ये अब रियलाइज हो गया है. रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्यों पड़ा रहता था वो, क्योंकि वो अनरियलाइज था और वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल था टू द शेयर होल्डर्स. बट जब आपने उसको डिस्पोज ऑफ, एसेट को डिस्पोज ऑफ ही कर दिया, तो उसका मतलब वो जो गेन है अब आपको क्या हो गया, रियलाइज हो गया. क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो गया तो वो अब क्या हो गया, रियलाइज हो गया. तो जब वो रियलाइज हो गया तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल के जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में गेन पड़ा है रिलेटिंग टू दैट एसेट, जस्ट रिलेटिंग टू दैट एसेट, ऐसे नहीं सारे एसेट्स का, रिलेटिंग टू दैट एसेट जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, वो उस एसेट से निकल के कहां चला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा. और इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी सिंपल डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस. उस एसेट से रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको खत्म करना है. सो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, सो ये एंट्री पास होगी. चलो अब इसको समझने के लिए हम बेटर है ये क्वेश्चन करते हैं. बिफोर डूइंग द क्वेश्चन लेट्स रीड दिस थिंग. So disposal of a revalued non-current asset. The profit or loss on disposal of a revalued non-current asset should be calculated as what? As the difference between the net sale proceeds
and the carrying amount. Okay, there are two steps of disposing. There are two steps to disposing of a revalued asset. It should be accounted for in the statement of profit and loss for the period in which the disposal occurs, right? जिस साल डिस्पोजल हो रहा है वो उसी साल के प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो उसी साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा. दैट्स द वन थिंग. Any balance on the revaluation surplus relating to that asset should be transferred to retained earnings. Note, this does not affect other comprehensive income, which is only altered when the asset is actually revalued upwards or downwards. इसका क्या मतलब है? देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं. मैंने एसेट को खरीदा 2001 में, ओके? मैंने उसका रिवैल्यूएशन किया 2005 में और मैंने उसको बेचा 2007 में. देखो, अब जब मैंने उसको रिवैल्यू किया 2005 में, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस उसी साल के अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया होगा, राइट? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया होगा. ओके, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले स्टेटमेंट में OCI के अंदर रिवैल्यूएशन गेन आया होगा, ठीक है? और साथ में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी साइड में वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया होगा. ओके, सो एक इफेक्ट इसका P&L में आया, एक इफेक्ट इसका कहां गया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गया. अब 2007 में बेच रही हूं, जब मैं उसको 2007 में बेच रही हूं तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ नहीं होगा, राइट? सिंपल, वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस फाइनेंशियल पोजीशन में पड़ा है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकलकर वो रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा. बस ये होगा. इसमें उस साल का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अफेक्ट नहीं होगा जिस साल मैं उसको बेच रही हूँ. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है. चलो, so now let's do this question. Okay, now the question says Derek purchased a property costing $750,000 on 1 January 2004 with a useful economic life of 10 years. It has no residual value. At 31st December 2004, the property was valued at, अब देखो 31st December 2004, एक साल बाद ही, अकाउंटिंग पीरियड देखो इसका क्या है. अकाउंटिंग पीरियड अगर इसकी हम बात करें तो इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1 Jan 2004 से लेके 31st December 2004, पूरा एक साल है ना, ये इसका अकाउंटिंग पीरियड हो गया. तो एक साल बाद उसने रिवैल्यूएशन किया और तब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी निकली? $810,000, रिजल्टिंग इन अ गेन ऑन रिवैल्यूएशन बीइंग रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 135,000. ये भी उसने हमको निकाल के दे दिया, ठीक है? देयर वाज नो चेंज टू इट्स यूजफुल लाइफ. Derek does not make a transfer to realized profits in respect of excess depreciation on revalued asset. वो भी नहीं करता, वो ट्रांसफर वाला नहीं करता. वो कौन सा ट्रांसफर? जो एक्सेस डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल के कहां पर? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है? अब बोल रहा है ऑन 31st December 2006 द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 900,000, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है how should the disposal on the previously revalued asset be treated in the financial statements for the year ended 31st December 2006 की ये बात कर रहा है, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक तो कैरिंग वैल्यू निकालते हैं और उसका ओल्ड डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट विद हियर 1 Jan 2004 से लेके 31st December 2004, ठीक है? 31st December को उसको रिवैल्यू किया गया था, ठीक है? अब अगर मैं एक बार इसकी कैरिंग वैल्यू निकालती हूँ, सबसे पहले कॉस्ट कितनी थी इसकी? कॉस्ट थी $750,000. इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन. कितना हुआ वो? 750,000 डिवाइड बाय 10 इयर्स इसकी यूजफुल लाइफ थी. सो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 75,000 हो गया. ओके, सो इसकी कैरिंग वैल्यू एट 31st December 2004 कितनी हुई? इसकी कैरिंग वैल्यू हुई $675,000. अब हमको साफ साफ क्वेश्चन ने दिया है कि भैया इसको रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, तो लिख दो रिवैल्यूएशन गेन. रिवैल्यूएशन गेन कितना हुआ है? $135,000 का. तो इससे इसकी रिवैल्यूड वैल्यू एट 1 Jan 2005 कितनी हुई? $810,000. अब यूजुअली क्वेश्चन हमको रिवैल्यूड वैल्यू देता है, ये रिवैल्यूएशन गेन नहीं देता, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये हम निकालते हैं, बट ये दिया हुआ ही है, तो 810,000 बन गई. अब हम इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, राइट? अब डेप्रिसिएशन हम इसमें से 2 साल का निकालते हैं, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, उसको बेचा कब है? उसने बेचा है 31st December
2007 में बेचा है, सॉरी 31 दिसंबर 2006 में उसको बेचा है, मतलब 2005 और पूरा 2006 इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो हम इसकी कैरिंग वैल्यू निकालेंगे, जिस दिन हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हमें उस दिन उसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, एक तो जिस दिन हम रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालना है अगर हमें, तो जिस दिन उसको रिवैल्यू कर रहे हैं उस दिन क्या कैरिंग वैल्यू है ये निकालेंगे, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए करना है। और जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जिस दिन उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोजल डेट पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो 31 दिसंबर 2006 को हमको क्या चाहिए, इसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए, तो निकालो। 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन इसका नई रेट पे लगेगा। ठीक है, अब $810,000 इसकी रिवैल्यूड वैल्यू है और इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, इनिशियली 10 थी, 1 साल ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया यहाँ पे, तो अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, 9 इयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 810 90,000, तो $90,000 पर एनम क्या लगेगा, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का होगा $1,80,000। तो यहाँ पे $810,000 माइनस कर लो, तो ये आ जाएगी इसकी कैरिंग वैल्यू एट 31 दिसंबर 2006 कितनी हुई। सो 810 में से मुझे माइनस करना है 180, कितना आएगा ये आएगा $630,000। सो $630,000 क्या हो गई, इसकी कैरिंग वैल्यू हो गई। अब इसके सेल प्रोसीड्स कितने हैं, क्वेश्चन ने हमें इसके सेल प्रोसीड्स दिए हैं, हाँ दिए, सेल प्रोसीड्स दिया है हमें 900,000, तो ये हम 900,000 इसके सेल प्रोसीड्स हो गए। तो इसका मतलब 900 की सेल प्रोसीड्स थी और 630 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 270 का। कितना प्रॉफिट हुआ, 270 का प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितना हुआ, $270,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ शुड द डिस्पोजल ऑन द प्रीवियसली रिवैल्यूड एसेट बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो ये तो हमने सारी वर्किंग करी यहाँ पे, इस पे हमने सारी की सारी वर्किंग करी। अब हमें इसको क्या करना है, अब इसको हमको स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाना है 2006 के। सो स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, एज एट 31 दिसंबर 2006 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2006। अच्छा, इस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था, यस, ये 135 का पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकलकर ये कहां चला जाएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, इक्विटी साइड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 2006 का अलोन डेप्रिसिएशन कितना है, $90,000। ठीक है, ये हो गया। और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितना है, सो अभी क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंपोनेंट्स लिखने हैं हमको। सो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितना है, 230,000, तो ये 270,000, तो ये 270 इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। कैश आया हमें यस। अब नॉन करंट एसेट जो है वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा क्योंकि हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया, सो दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब वो नॉन करंट एसेट नहीं होगा। सो अब कैश होगा उसकी जगह, क्योंकि हमने उसको बेचा तो कैश आ गया हमारे पास, कैश या बैंक व्हाटएवर, कैसे भी जैसे भी ट्रांजैक्शन हुआ है। सो 900,000 में बेचा तो कैश इन बैंक आ गया। ठीक है, ये होगा हमारा एसेट साइड पे। और अब इक्विटी साइड पे क्या होगा, इक्विटी साइड पे रिटेन्ड अर्निंग्स जो होगा हमारा वो $135,000 से बढ़ जाएगा बस। और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू दैट एसेट कितना था, 135 था। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस इस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस पे पड़ा होगा, वो गेन उधर पड़ा होगा, तो वो वहां से 0 होके वो रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा। कितना, $135,000। सो आई होप आपको ये क्लियर था। सो ये क्या था, ये था डिस्पोजल ऑफ अ रिवैल्यूड एसेट। क्या था ये, डिस्पोजल ऑफ अ रिवैल्यूड एसेट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विद IAS 20 विच इज व्हाट, विच इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या है, सो बेसिकली जब भी गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस
एंटिटी को क्या देती है? असिस्टेंस देती है। क्या देती है? असिस्टेंस देती है इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, इन द फॉर्म ऑफ फंड्स। सो जब भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेस एंटिटी को असिस्टेंस दे रही है इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट है ये कोई सी भी गवर्नमेंट हो सकती है, ये कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, नेशनल अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है, स्टेट अथॉरिटी हो सकती है। ओके, तो जब भी ये क्या कर रही है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। क्या कर रही है? बिजनेस एंटिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। और वो क्यों दे रही है? हो सकता है कि वो बिजनेस एंटिटी को दे रही होगी, वो बोल रही है बिजनेस एंटिटी को कि तुम ये पर्टिकुलर प्लांट लगाओ, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्लांट है वो लगाओ, तो तुम वो प्लांट लगाओ, उसके लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है? उनको फंड्स दे रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको फंड्स दे रही है जॉब क्रिएशन के लिए, ठीक है, किस लिए दे रही है? जॉब क्रिएशन के लिए दे रही है। ओके, सो जो ग्रांट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। ग्रांट्स होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है कैपिटल ग्रांट्स, कैपिटल ग्रांट्स, और दूसरी होती है रेवेन्यू ग्रांट्स, रेवेन्यू ग्रांट्स। अब कैपिटल ग्रांट्स क्या होती है? वो ग्रांट्स दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द परचेज, आइदर परचेज, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, ठीक है। जब भी कोई ग्रांट दी गई है किसी एसेट को खड़ा करने के लिए या खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? रेवेन्यू ग्रांट्स। रेवेन्यू ग्रांट्स क्या होती है? रेवेन्यू ग्रांट्स हो सकती है जॉब क्रिएशन के लिए दी गई हो, ठीक है, जॉब क्रिएशन के लिए दी गई है कि भाई तुम साल में 30 नई जॉब्स निकालो। बिजनेस एंटिटी को बोलती है तुम साल में 30 नई जॉब्स निकालो, हम तुम्हें उसके लिए क्या देंगे? फंड्स देंगे, ठीक है। 30 तो नहीं, मे बी 3000 जॉब्स क्रिएट करो, 3000 और 30,000 जॉब्स क्रिएट करो, तो हम तुम्हें उसके लिए क्या दे रहे हैं? फंड्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जॉब क्रिएशन के लिए तो रेवेन्यू ग्रांट, एनी ग्रांट दैट इज गिवन फॉर एनी पर्पस अदर देन द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ एन एसेट, वो क्या हो जाती है? वो रेवेन्यू ग्रांट हो जाती है। क्या होती है वो? रेवेन्यू ग्रांट होती है। चलो, let's read about it. So government grants are assistance by the government in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance. क्यों दे रही है? पास्ट में कुछ करने के लिए बोला होगा, ठीक है, जो आपने कर दिया तो अब उसके लिए वो फंड्स दे रही है, ठीक है। या फिर फ्यूचर में कुछ करना होगा, जैसे मैंने बोला जॉब क्रिएशन या एसेट बनानी है, तो उसके लिए फ्यूचर और पास्ट कंप्लायंस विथ सर्टेन कंडीशंस अटैच होती हैं relating to the operating activities of an entity. Okay, so that is what government grant. अब गवर्नमेंट, और यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सकती है? गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। Now types of grants. There are two types of government grants. One is the capital grant and another one is revenue grant. Grants relating to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets. Revenue grants, grants related to income, are government grants other than those related to assets known as revenue grant. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रेवेन्यू ग्रांट से। अब रेवेन्यू ग्रांट में क्या होगा कि आपने ऑलरेडी एक एक्सपेंडिचर कर दिया, आपको गवर्नमेंट ने बोला था कि तुम ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर करो, ये एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका जो भी एविडेंस है तुम प्रोड्यूस करो। एविडेंस क्या हो गया? भाई आपने खर्चा किया तो इनवॉइस होगा आपके पास, ठीक है, तो आप खर्चा कर लो, आप जॉब क्रिएट कर लो, खर्चा वर्चा सारा कर लो, एक बार करने के बाद जो भी एविडेंस है वो हमें दिखा देना, हम उसके लिए पे बैक कर देंगे, राइट। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे हो सकती है। पहली सर्कमस्टांस तो ये हो गई, ठीक है, कि आपने पहले से खर्चा कर दिया एंड देन द एविडेंस, यू हैव प्रोड्यूस द एविडेंस, यू हैव केप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू एंड देन यू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल देम टू रिम्बर्स दोस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये था, ये पहली सर्कमस्टांसेस हो गई। दूसरी हो गई कि आपको गवर्नमेंट ने कोई नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दे रखा है जैसे, और उसके लिए वो आपको बाद में पे कर रही है। वो बोल रही है कि आप जॉब क्रिएट करो, 30,000 जॉब क्रिएट करो और ये इंश्योर करो कि 5 साल तक ये 30,000 जॉब्स जो है, 30,000 प्लस जॉब्स क्रिएट करनी है आपको, ठीक है, और 5 साल तक ये मेंटेन होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 30,000 से 24,000 हो गई जॉब, 6,000 लोगों ने छोड़ दिया, आप मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपको पे बैक करना पड़ जाएगा। पहले आपको गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट की कंडीशन थी 5 साल तक कि 30,000 जॉब्स को मेंटेन करके रखना है। अगर आपने 5 साल तक मेंटेन नहीं करके रखी तो आपको ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को लौटाना पड़ेगा, ठीक है।
सो ये भी एक फ्यूचर कंप्लायंस की कंडीशन है, फ्यूचर कंप्लायंस। यहाँ पे तो आपने पास्ट में था पहले वाले में। So if a grant is paid when evidence is produced, then certain expenditure has been incurred, the grant should be matched with that expenditure. If the grant is paid on a different basis, example achievement of a non-financial objective, आपका non-financial objective था कि 30,000 jobs को maintain करके रखना है for 5 years, create करना है and then maintain करना है, such as the creation of a specified number of new jobs, the grant should be matched with the identifiable cost of achieving that objective. ठीक है, अब इसको recognize कैसे करेंगे? ये तो रिकॉग्नाइज तो मैंने बता दिया कैसे होगा। अब उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो इसके दो तरीके हैं। रेवेन्यू ग्रांट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। या तो आप क्या करो, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में देखो, क्योंकि रेवेन्यू ग्रांट है तो जाएगी कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो जाएगी नहीं, ठीक है। कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगी। तो या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में इसको इनकम की दिखा दो, इनकम की तरह दिखा दो, ठीक है। तो मतलब आप क्रेडिट साइड पे दिखा दोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या दिखा दोगे? क्रेडिट दिखा दोगे। या फिर जो आपने इसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर किया है उसमें से माइनस कर लो। फॉर एग्जाम्पल जॉब क्रिएशन के लिए आपने 12 मिलियन का खर्चा किया, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? 10 मिलियन का दिया। गवर्नमेंट ने आपको 10 मिलियन ग्रांट दिया, रेवेन्यू ग्रांट। तो आप इस 12 मिलियन में से, इस 12 मिलियन में से आप 10 मिलियन माइनस करके सिर्फ इस एक्सपेंडिचर को 2 मिलियन दिखाओ, राइट। सो एक तो ये तरीका है, और एक क्या है कि आप उसको इनकम की तरह दिखा रहे हो, मतलब आपने जो 12 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया वो आप अलग दिखा रहे हो, और एक गवर्नमेंट ग्रांट आप अलग दिखा रहे हो, एक गवर्नमेंट ग्रांट आप अलग दिखा रहे हो 10 मिलियन की, ठीक है। सो आइदर यू कैन शो इट एज अ क्रेडिट, you can show it as a credit in the statement of P&L, or another way of presenting is that you deduct it from the expenditure. जो भी relevant expenditure है उसमें से आप माइनस करके उस expenditure को कम करके दिखाइए। अब ये आपका बिजनेस पॉलिसी है कि आपको क्या करना है, ये आपकी बिजनेस मतलब ये हर कंपनी टू कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है, ठीक है। और दोनों मेथड जो है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी यूज करो। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। So an entity is given $300,000 on 1st January 2001 to keep staff employed within a deprived area, ठीक है। स्टाफ को एम्प्लॉय करके रखना है। The entity must not make redundancies for the next 3 years or the grant will need to be repaid. Okay. By 31st December 2001 no redundancies have taken place and none are planned. तो अब इसको कैसे दिखाएंगे? One second. अब देखो, आपको 300,000 मिला है, कब मिला है? 1st Jan 2001 को, और 3 साल के लिए मिला है। 1st Jan 2001 को 300,000 आपको मिला है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मिला है। सो मतलब एवरी ईयर से रिलेटेड कितना होगा? सो 300,000 को डिवाइड बाय करूंगी 3 इयर्स, तो हर साल का ग्रांट कितना है? देखो जिस साल का ग्रांट है वो उसी साल में जाना चाहिए, ठीक है। तो हर साल का ग्रांट कितना हुआ? $100,000 हुआ, $100,000 हुआ पर एनम, ठीक है। सो इसका मतलब अब 1st Jan 2001 को मैं क्या एंट्री करूंगी? मैं डेबिट करूंगी कैश और क्रेडिट करूंगी डेफर्ड इनकम। क्या करूंगी? डेफर्ड इनकम। क्यों मैं डेफर्ड इनकम क्यों कर रही हूं? क्योंकि ये डेफर्ड है। डेफर्ड इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव बट नॉट अर्न्ड। इस साल की नहीं है, अभी 1st Jan को मिली है, पूरा साल तो खत्म हुआ ही नहीं है ना, राइट। तो फर्स्ट अभी साल शुरू ही हुआ है, साल का पहला दिन ही है, वो साल भर में कंज्यूम करना है 100,000, ठीक है। तो अभी पहले दिन 1st January 2001 को ये 300,000 क्या हो जाएगी? मेरी डेफर्ड इनकम होगी, ठीक है। ये क्या होगी? मेरी डेफर्ड इनकम होगी। और डेफर्ड इनकम किसका पार्ट बनती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी साइड पे जाता है। अगर आपने F3 अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये सब चीजें पता है। ओके, अब क्या करेंगे? अब 31st December 2001 को पूरा एक साल खत्म हो गया, तो ये ग्रांट क्या हो गई? कंज्यूम हो गई, 100,000 जो है वो कंज्यूम हो गई। सो इसका मतलब मैं डेबिट करूंगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को मैं क्या करूंगी? आई एम सो सॉरी, डेबिट करूंगी मैं डेफर्ड इनकम को। डेफर्ड इनकम को मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी, और क्रेडिट करूंगी मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितने से? $100,000 से।
कितने से? $100,000 से, क्योंकि साल भर में ये 100,000 को एग्जॉस्ट करना है मुझे। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा, राइट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चला जाएगा। तो डेफर्ड इनकम अब मेरी कितनी बची? सिर्फ 200,000 ही बची साल के एंड में। मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बनेगा 31 दिसंबर 2001 का, उसके एंड में मेरी जो डेफर्ड इनकम पड़ी होगी वो कितनी होगी? 200,000 होगी उसकी लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अब देखो, अब इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में मैं कैसे दिखाना चाहती हूँ वो मेरा चॉइस है। या तो मैं उसको क्रेडिट दिखा दूं, या फिर इस 100,000 के अगेंस्ट में मैंने जो भी एक्सपेंडिचर्स किए उसमें से माइनस करके दिखा दूं। ये मेरी कंपनी की चॉइस है। ओके, अब 31 दिसंबर 2002 को $100,000 एक साल और आगे बढ़ गया, तो ये और एक और 100,000 एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा डेफर्ड इनकम, ठीक है, और क्रेडिट हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब वापस से दूसरे साल में मेरी इच्छा है मैं इसको कैसे दिखाऊं, क्रेडिट साइड पे मतलब क्रेडिट दिखा दूं, या फिर उस पर्टिकुलर रेलेवेंट एक्सपेंडिचर से माइनस कर लूं। ठीक है, और तीसरे साल में 31 दिसंबर 2003 में डेबिट करूंगी डेफर्ड इनकम और क्रेडिट करूंगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितने से? 100,000 से हो गई। तो अब देखो डेफर्ड इनकम क्या हो गई? कम हो गई, जीरो हो गई। ईयर तीसरे साल के एंड में क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, क्या हो गई? जीरो हो गई। पर ये दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले साल में सिर्फ 100,000 रिलेटेड थी पहले साल से, बाकी के 200,000 रिलेटेड क्या थे? आगे वाले सालों से रिलेटेड है। वो क्या है? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। ठीक है, इस साल के नहीं थे वो, इसीलिए वो क्या होगा? डेफर्ड इनकम बनेगा और वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, और लाइबिलिटी में क्यों जाता है वो? क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो करना बचा हुआ है, बाकी है, राइट। उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से एक प्रॉमिस किया है ना कि हम, आपने ये पैसे दे रहे हो, हम आपकी जो भी कंप्लायंस करनी है हमें, हम वो करेंगे। तो वी आर स्टिल लाइबल टू पे, वी आर स्टिल लाइबल फॉर व्हाट? वी आर स्टिल लाइबल फॉर डूइंग दैट कंप्लायंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट। हम लाइबल हैं अभी भी, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। ओके, चलो, सो दिस वाज रिलेटेड टू व्हाट? दिस वाज रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी, कैपिटल ग्रांट्स में अगेन हमारे पास दो मेथड्स हैं करने के, और वो क्या है दो मेथड्स? ठीक है, पहला मेथड तो ये है, जिस एसेट को बनाने के लिए हमें दिया गया है, जो भी एसेट हमें क्रिएट करना है, हम उसकी कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, हम उसकी कॉस्ट में से जो भी हमें एसेट क्रिएट करने को बोला गया है वो 10 मिलियन की है और गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया 2 मिलियन, तो वो 2 मिलियन को हम लेस कर लेते हैं किसमें से? गवर्नमेंट, वो लेस कर लेते हैं उसकी कॉस्ट में से। ठीक है, कैपिटल ग्रांट माइनस कर लेते हैं, और जो भी रिड्यूस्ड कॉस्ट आएगी हम उसको क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। रिड्यूस्ड कॉस्ट जो भी आएगी उसको, जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसमें उसको डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि हम उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करें। किसकी तरह ट्रीट करें? डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करें। इसका क्या मतलब है डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करें? कि मान लो आज मुझे गवर्नमेंट ने 10 मिलियन दिए हैं, ठीक है, टुवर्ड्स एन एसेट जिसकी वैल्यू है 20 मिलियन। ठीक है, तो एसेट की कॉस्ट को तो मैं 20 मिलियन ही रहने देती हूँ, और मान लो इसकी लाइफ है 20 ईयर्स है इसकी लाइफ, तो मैं इसको 20 ईयर्स तक मैं इसको डेप्रिशिएट करती जाऊंगी 1 मिलियन पर एनम। ठीक है, और ये जो 10 मिलियन मुझे दिए हैं इसको मैं क्या करती हूँ? डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर लेती हूँ, और हर साल 1-1 मिलियन को कंज्यूम करूंगी। हर साल 1-1 मिलियन को कंज्यूम करूंगी। आया समझ में? हर साल सिर्फ 1 मिलियन को मैं कंज्यूम करूंगी। ओके, अब देखो, so grant for purchases of non-current asset should be recognized over the expected useful life of related asset। ठीक है, जो भी कैपिटल ग्रांट जो भी हमको मिल रहा है वो जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है, मान लो अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ 20 साल है तो उस ग्रांट को हमें 20 साल तक कंज्यूम करना है। अगर उसकी लाइफ 5 साल है तो हम उस एसेट को सिर्फ 5 साल तक कंज्यूम करेंगे। So IAS 20 permits two treatments. Both treatments are equally acceptable and capable of giving a fair presentation. ठीक है, Method 1. On initial recognition, deduct the grant from the cost of the non-current asset and depreciate the reduced cost.
Method 2, recognize the grant initially as deferred income and transfer a portion of revenue each year, so offsetting the higher depreciation charge based on the original cost. ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपने हायर डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो उसके अगेंस्ट में वो जो ग्रांट आप डाल रहे हो हर साल, वो क्या हो जाता है, आपस में ऑफसेट हो जाते हैं. अब ये आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा. तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं विद बोथ द मेथड्स ताकि क्लियर हो जाए. ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an entity opens a new factory and receives a government grant of 15,000 in respect of capital equipment costing $100,000. ठीक है, $100,000 का ये एसेट है, इसके अगेंस्ट में हमें 15,000 का ग्रांट मिल रहा है, कैपिटल ग्रांट. इट डेप्रिशिएट्स ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन. ओके, show the statement of profit and loss and statement of financial position extracts in respect of the grant in the first year under both methods. Chalo, let's do it now. Okay, I'll create some space. ठीक है, चलो अब हम करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे इसको फर्स्ट मेथड से, जिसमें हम एसेट में से माइनस कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में से उस ग्रांट को माइनस कर देंगे. ओके, सो फर्स्ट मेथड इज व्हाट, डिडक्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट. ठीक है, अब देखो कॉस्ट कितनी है उसकी, $100,000 है, और लेस इसमें से जो कैपिटल ग्रांट है वो कितना है, $15,000. $15,000 मैं यहां से माइनस कर लेती हूँ, तो ये क्या उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा $85,000. ठीक है, $85,000 हो गया. ओके, ये हो गई इसकी रिड्यूस्ड कॉस्ट. अब डेप्रिसिएशन जो मेरा बेस्ड होगा वो इस रिड्यूस्ड कॉस्ट पे होगा. अब डेप्रिसिएशन देखो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, क्वेश्चन ने बोला है इट डेप्रिशिएट्स ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, सो 85,000 को मैं 20% से इनटू कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम अराउंड, so 85 into 20% will give me how much, 17,000. so depreciation कितना होगा, 17,000 का depreciation होगा, और so इसकी carrying value क्या हो गई year end पे, 68,000. कितनी हो गई, 68,000. so इसको अब मैं statement of P&L में कैसे दिखाऊंगी, और statement of P&L में मैं सिर्फ depreciation लिखूंगी, कितना, 17,000 का. ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं क्या करूंगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं इसको दिखाऊंगी यहाँ पे एसेट में, एसेट साइड में. ये कौन सा एसेट था, इट वाज व्हाट, इक्विपमेंट. ओके, सो इक्विपमेंट में आ जाएगी इसकी 85 माइनस 17 विच विल बी हाउ मच, 68. सो 68,000 क्या हो जाएगी, इसकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. ये तो था पहला मेथड विच इज व्हाट, डिडक्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट. अब हम दूसरा मेथड करते हैं, शोइंग इट एज व्हाट, डेफर्ड इनकम. अब अगर मैं डेफर्ड इनकम की तरह मानती हूं तो इसका मतलब मैं एसेट की कॉस्ट को कम नहीं करूंगी. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, सो डेप्रिसिएशन वही उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वही रहेगी 100,000 पे 20%. ठीक है, विच विल बी हाउ मच, $20,000. ओके, अब ग्रांट कितनी है, 15 साल की है, सॉरी ग्रांट कितनी है, 15,000 है, 15,000 है, और कितने साल के लिए होगा, 5 इयर्स के लिए होगा, राइट. क्योंकि देखो 20% मैं लगा रही हूँ, 20% पर एनम, और 100,000 है, तो इसका मतलब इसकी एसेट की लाइफ कितनी है, 5 साल है. तो हर साल की ग्रांट कितनी है, हर साल की ग्रांट कितनी होगी, कैपिटल ग्रांट पर एनम कितनी होगी, देखो $15,000, इसको मैं डिवाइड कर लूंगी 5 इयर्स से, तो हर साल की ग्रांट कितनी होगी, $3,000. ठीक है, ये 5 इयर्स समझ में आया कैसे, क्योंकि देखो 20% लगा रहे हैं, 20% लगा रहे हैं ना हम, हर साल कितनी लगा रहे हैं, 20% लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 20% करके 5 साल बाद एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, सो कितनी होगी, एसेट की लाइफ कितनी हो गई, 5 इयर्स हो गई. अब देखना है हमें कि हम स्टेटमेंट ऑफ P&L और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करेंगे. सो स्टेटमेंट ऑफ P&L में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है, ईयर एंड पे है ये, ईयर एंड, ईयर हमको दे नहीं रखा, नहीं, तो ये ईयर एंड है, ईयर एंड, ईयर एंड. ठीक है, यहां पे डेप्रिसिएशन जाएगा कितना, 20,000, और ग्रांट कितनी जाएगी, यहां पे आप लिखोगे कैपिटल ग्रांट, कैपिटल ग्रांट कितना, 3,000.
अब देखो इसका नेट देखो कितना आता है, इसका नेट 17 ही आता है और यहाँ पे भी नेट कितना आ रहा था, 17 ही आ रहा था। अब यहाँ पे एसेट की वैल्यू कितनी होगी, $100,000, ठीक है, लेस करोगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन, 20,000 है इस साल का, तो ये कितनी हो जाएगी 80,000। ये तो हो गया आपका एसेट साइड पे, ठीक है। अब इसको आप लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे, राइट, लाइबिलिटी साइड में ये आपका आएगा डेफर्ड इनकम। तो डेफर्ड इनकम साल के शुरू में तो कितनी थी, 15,000, 15,000 में से 3,000 इस साल कंज्यूम हो गई, राइट, 3,000 आपने कंज्यूम कर दी ना, उसको निकाल के स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दिया, राइट। तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी, बेसिकली आपने एंट्री पास करी डेबिट डेफर्ड इनकम। शुरू में तो जब आपको मिला होगा तो आपने एंट्री पास करी होगी डेबिट कैश क्रेडिट डेफर्ड इनकम, कितनी, 15,000, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसको कर रहे हो डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ये इनकम की तरह सॉरी आप डेबिट कर रहे हो डेफर्ड इनकम $3,000 और क्रेडिट कर रहे हो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप इसको इनकम की तरह दिखा रहे हो 3,000, ठीक है। सो आपकी 3,000 से क्या हो गई, ईयर एंड पे कम हो गई। ये तो आपने ईयर के स्टार्ट में करी थी, या आपने ईयर एंड पे करी थी। सो 15,000 में से 3,000 कम हुए तो ये कितनी हो गई, 12,000। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई, 12। सो अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूं तो मेरी नेट एसेट कितनी आती है, सो 80 माइनस 12 विल गिव मी व्हाट, 68। और यहां पर देखो कितना आ रहा है, 68। सो आप कोई भी मेथड लीजिए, ठीक है, कोई भी मेथड, आइदर यू टेक दिस वन डिडक्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट, और यू टेक दिस मेथड शोइंग इट एज अ डेफर्ड इनकम। आंसर हमेशा, आंसर के प्रेजेंटेशंस अलग है, राइट, प्रेजेंटेशन अलग है, ओके। एक तरफ यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन दिखाया और कैपिटल गेन दिखाया, और यहाँ पे फिर हमने एसेट दिखाया और फिर लाइबिलिटी दिखाई, ओके। तो आंसर जो है सिर्फ प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, नेट वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आता। चलो लेट्स डू दिस वन मोर क्वेश्चन, ओके। अब क्वेश्चन बोलता है अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, is entitled to a grant of $3 million for creating 50 jobs and maintaining them for 3 years. तो ये सबसे पहले तो है क्या, this is what a revenue grant. ओके, उसको 3 मिलियन मिलेंगे 3 साल के लिए, ठीक है। $1.5 million is received when the jobs are created and the remaining $1.5 million is receivable after the 3 years. तो मतलब एक तो मिल गया 1 Jan 2001 को, ठीक है, कितना, 1.5 मिलियन, और एक मिलेगा 31 December 2003 को, 3 साल बाद 1.5 मिलियन, ठीक है। तो टोटल 3 मिलियन मिलना है 3 साल के लिए, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द 50 जॉब्स आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, द एंटिटी क्रिएट्स 50 जॉब्स at the beginning of year 1 and there is reasonable assurance that this level of employment will be maintained. What is the deferred income balance at the end of first year? देखो अब सबसे पहले उसको 3 मिलियन मिलना है, $3 मिलियन मिलना है 3 इयर्स के लिए। तो पर साल के लिए कितना मिलना है, हर एनम के लिए उसको मिलना है 1 मिलियन पर एनम मिलना है, ठीक है। और उसको कितना मिल गया, 1.5 मिला है फर्स्ट में। तो 1 Jan 2001 को उसने क्या एंट्री करी होगी, उसने एंट्री करी डेबिट कैश क्रेडिट डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम कितनी, $1.5 मिलियन, सो सॉरी, ठीक है। अब 31 December 2001 को वो उसने 1 मिलियन तो कंज्यूम कर लिया क्योंकि वो उस साल से रिलेटेड है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ P&L में रेवेन्यू ग्रांट, कितना, 1 मिलियन। देखो अब ये एंटिटी की इच्छा है कि वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में उसको क्रेडिट साइड पे दिखाना चाहती है या उससे रिलेटेड जितना भी रेलेवेंट एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से माइनस करना चाहती है, ये एंटिटी की खुद की इच्छा है, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डेफर्ड इनकम बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो कितना हुआ, देखो क्रेडिट किया 1.5 का, डेफर्ड इनकम में पहले क्रेडिट किया 1.5 का, और फिर डेबिट किया कितने का, 1 मिलियन का, कंज्यूम हो गया। तो कितना बचा डेफर्ड इनकम में, सिर्फ 500,000 बचा। सो $500,000 क्या होगा, डेफर्ड इनकम का बैलेंस है,
क्या है, $500,000 क्या है, डेफर्ड इनकम का बैलेंस है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको बच्चे करेंगे कि बच्चे बोलेंगे 2 मिलियन पेंडिंग है, डेफर्ड इनकम में 2 मिलियन है। अरे 2 मिलियन कैसे है भाई, मिला ही 1.5 है। डेफर्ड इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव बट नॉट अर्नड, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं 1 Jan 2002 की, तो 1 Jan 2002 को 1 Jan 2002 को 1 Jan 2002 को 500,000 तो क्या हुआ, 500, इस साल की इनकम कितनी है 1 मिलियन, तो 500,000 तो इसमें से डेफर्ड इनकम है 1 Jan 2002 को, और बचा हुआ 500,000 क्या है, अक्रूड इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, ओके अब हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स की। किसकी बात करते हैं अब हम, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स की। ओके अब रीपेमेंट ग्रांट्स में बेसिकली अगर आपने ग्रांट की कंडीशन को मीट नहीं किया, ठीक है, आपने उस कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया, तो आपको उसका मतलब जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही होगी तो उसमें इनिशियली ही उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको जॉब जो है 3 साल तक मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने नहीं मेंटेन करी तो हो सकता है आपको फुल अमाउंट रिपेबल है या 50% अमाउंट रिपेबल है, वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दी हुई होंगी, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये एक रेवेन्यू ग्रांट है, ठीक है, रेवेन्यू ग्रांट है, ठीक है, और प्रोबेबल है, इट इज प्रोबेबल दैट आप कंडीशंस नहीं मीट कर पाओगे, देन एज पर IAS 37 अगर आपने ये पढ़ा था तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। आपको उस ग्रांट का जितना भी रीपेबल ग्रांट है उसका क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अगर इट इज प्रोबेबल दैट यू वोंट बी एबल टू मीट द कंडीशंस। ओके तो आप क्या करोगे, उसका प्रोविजन बना लोगे एज पर IAS 37। जब हम IAS 37 पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कैपिटल ग्रांट है और कैपिटल ग्रांट में आप मेथड यूज करते हो डिडक्शन वाला, डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट, तो अगर आपने कॉस्ट में से डिडक्ट कर लिया, मतलब आपने अपने एसेट की कॉस्ट को कम कर दिया था, ठीक है, लेकिन अब 2 साल बाद आपको पता चला कि भैया आप तो कंडीशन मीट नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे, ये जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दोगे। लेट्स से आपने 20,000 से कॉस्ट को कम किया था तो आप 20,000 से कॉस्ट को बढ़ा दोगे, और आपने क्या किया होगा, कम डेप्रिसिएशन पहले चार्ज किया था, तो अब आप क्या करोगे, जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज करोगे, ठीक है, वो भी क्या करोगे, चार्ज करोगे। और आप क्या करोगे, जो भी रीपेबल अमाउंट है उसके लिए लाइबिलिटी कर दोगे, लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। क्या करोगे, लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, ठीक है। और अगर मान लो ये तो डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट वाला है, और अगर आप मान लो उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करते हो, तो अगर आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, if the deferred income method for capital grant has been used, then the remaining grant would be repaid to the government। आपके पास deferred income में पड़ी हुई होगी ग्रांट, वो आप क्या करोगे, रीपे करोगे to the government। any amount released to the profit and loss, और जो आपने रिलीज कर दिया P&L में, ठीक है, that needs to be reversed, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा depending on the level of repayment required, ठीक है। so this was related to what, repayment of grants। और अगर आप नेटिंग ऑफ मेथड यूज करते हो, नेटिंग ऑफ मेथड मतलब डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट मस्ट बी इंक्रीज्ड टू रिकॉग्नाइज द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट विदाउट द ग्रांट, अ लाइबिलिटी विल बी सेट अप फॉर द ग्रांट रीपेमेंट, और उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये लेक्चर को मैं इधर ही वाइंड अप करती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा IAS 20 के बारे में, विच वॉज रिलेटिंग टू व्हाट, गवर्नमेंट ग्रांट्स। और गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड हमने 2 ग्रांट्स करी, रेवेन्यू ग्रांट और कैपिटल ग्रांट, ठीक है। इनका रिकॉग्निशन किया हमने कि इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एंड देन प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ये क्लास यहां पर वाइंड अप करती हूं मैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे IAS 23 विच इज बोरोइंग कॉस्ट। अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे IAS 23 विच इज बोरोइंग कॉस्ट, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। जब ये चारों सो बेसिकली इस चैप्टर नंबर 2 में चार स्टैंडर्ड्स थे। IAS 16 हमने कर लिया, आज हमने IAS 20 किया, then we'll do IAS 23 and then we'll do IAS 40, okay। So I hope to see you in the next class. Meanwhile, please revising and keep practicing. Bye bye, have a good day ahead.